हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लास्ट सेशन में हमने केन्स के रिगार्डिंग एंड जो उसका फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट था अफेक्टिव डिमांड। अफेक्टिव डिमांड क्या होती है, इसके टू कंपोनेंट्स हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिन करती है। तो अफेक्टिव डिमांड है, इसका डिटर्मिनेशन किया। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डिटर्मिनेशन। कि केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जी क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर डिटर्मिन करता है। तो एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन होता क्या है, क्योंकि केन्स ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद दिया था, जब पूरी इकोनॉमीज में कैपिटलिस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज थी, इनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी थी। तो उस टाइम केस ने कहा था जो एम्प्लॉयमेंट है नॉर्मल फुल एम्प्लॉयमेंट जी किसी भी कंट्री की नॉर्मल फीचर नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और जो इक्विलिब्रियम क्लासिकल थ्योरी कहती है लॉन्ग रन में होगा, तो उसने डिनाई कर शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम की बात कही है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो क्या कहती है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इनमें शॉर्ट रन में जो टोटल आउटपुट है जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो हम टोटल आउटपुट कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हमने डिटर्मिन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते जो एम्प्लॉयमेंट है जे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जे करता है अफेक्टिव डिमांड के ऊपर। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो केन्स ने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है अफेक्टिव डिमांड का, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन करना चाहते हैं तो इसके लिए अफेक्टिव डिमांड का पता होना चाहिए। जब अफेक्टिव डिमांड होगी उसके बाद इक्विलिब्रियम को क्रिएट किया जा सकता है। सो जो अफेक्टिव डिमांड है वो कहाँ पर होती है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। हो सकता है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, तो इसको भी वो कहती हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो पॉसिबल हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हमेशा ही डिमांड का और इनमें से अफेक्टिव डिमांड का फंक्शन है। जो केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कुछ बेसिक अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। जे अजम्पशंस कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज शॉर्ट पीरियड। जो केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जी कहती हैं इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, हम मर जाएंगे, इसलिए हमको इक्विलिब्रियम शॉर्ट पीरियड में डिटर्मिन करना है। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल थ्योरी लॉन्ग रन की बात करती है जी डिटर्मिन करते हैं शॉर्ट पीरियड में। देन क्लोज इकोनॉमी एंड परफेक्ट कंपटीशन। केन्सियन थ्योरी भी क्लासिकल थ्योरी की तरह क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होता है एंड परफेक्ट कंपटीशन है। तो जे इन दो फीचर्स जो क्लासिकल थ्योरी में प्रिवेल करते हैं इनके ऊपर ही बेस्ड है। नंबर थर्ड, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। केन्स कहते हैं जब हम लेबर को एम्प्लॉय करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस करती जाती है। तो मीनिंग ज़्यादा लेबर लगाने से जो रिटर्न है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर फोर्थ, लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो लेबर है शॉर्ट रन में सिर्फ वही एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं एंड कांस्टेंट में हम अदर फैक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनमें से लेबर ही ओनली एंड ओनली वेरिएबल फैक्टर है इन द शॉर्ट पीरियड, बाकी सभी फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट हैं। नंबर फिफ्थ,
लेबर हैज़ मनी इल्यूजन। इसका मीनिंग क्या है? लेबर को लगता है अगर उनकी मनी वेजेस हैं, अगर हम मनी वेजेस को इंक्रीज कर देंगे तो इसके साथ ही उनकी जो रियल वेजेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये एक इल्यूजन पाया जाता है जो लेबर में प्रिवेल करता है। अगर मनी वेजेस इंक्रीज हो गई, प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, तो रियल वेजेस तो कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन लेबर क्या मानती है कि मनी वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे तो रियल वेजेस हैं जो इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट इज मनी आल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो क्लासिकल थ्योरी कहती थी वो कहती थी जो मनी है जी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, लेकिन केन्स कहते हैं मनी क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करता है। नो टाइम लैग, मीनिंग जी कहते हैं जिस सर्कल में हम कंजम्पशन करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की डिमांड करते हैं, उसी टाइम आपका आउटपुट भी इंक्रीज कर जाता है। इन दोनों प्रोसेसेस में कोई भी टाइम लैग है वो प्रिवेल नहीं करता। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मीन्स केस की जो सबसे बड़ी फीचर बन जाती है कि इकॉनमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होता, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो भी हो सकता है। वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, वहाँ पर हमको फुल एम्प्लॉयमेंट मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन हम फिर भी इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेविंग फंक्शन। क्लासिकल थ्योरी क्या मानती है? जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है ये दोनों ही इंटरेस्ट के फंक्शंस होते हैं, लेकिन केन्स कहते हैं जो सेविंग है ये इनकम का फंक्शन है और इन्वेस्टमेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो ये होगी बेसिक अजम्पशंस ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं केन्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपनी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। जो हम इधर ले रहे हैं नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों सेम ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है, जब हम किसी लेबर को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट को सेल कर कर इनकम मिलेगी, तो वो देश की नेशनल इनकम मानी जाती है। इसीलिए नेशनल इनकम जो एम्प्लॉयमेंट है जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? अफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो अफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट है केन्स की थ्योरी का बेस है, फंडामेंटल स्टोन है। तो अफेक्टिव डिमांड किसके ऊपर डिटरमिन करती है? इसके दो डिटर्मिनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज एग्रीगेट डिमांड, नंबर 2 एग्रीगेट सप्लाई। तो अफेक्टिव डिमांड कहाँ पर होती है? वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, उसी को हम अफेक्टिव डिमांड कहते हैं। अफेक्टिव डिमांड के ऊपर ही लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम है, ये डिपेंड करती है। तो जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड के अगर हम कंपोनेंट्स करते हैं तो इनमें से जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो है पहला कंजम्पशन, नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन जो वहाँ के रेजिडेंट हैं कंज्यूम करते हैं। हम किसके अजम्पशंस ले रहे हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी की ले रहे हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन है, वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं, उसके रेजिडेंट हैं, जो भी नॉर्मल खर्चा करते हैं, हम अपना एक्सपेंडिचर बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए कर रहे हैं, वो क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये क्या है? हमारी इकोनॉमिक्स में डिमांड है। अगर हम पूरे रेजिडेंट्स की, पूरे नेशन की डिमांड को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। तो कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये फर्दर 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड नेशनल इनकम। मीनिंग अगर किसी कंट्री में नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, एंड इसके ऑपोजिट इनकम कम होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम होगा। एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि एक कंट्री के लोग हैं वो कितनी अपनी नेशनल इनकम का प्रोपोर्शन है वो खर्च कर पाते हैं। तो जितना वो खर्च करते हैं
वो क्या बन जाता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, इसको हमने कंजम्पशन फंक्शन में किया था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसकी वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डिटेल स्टडी कर सकते हो। तो जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एवरेज मीनिंग नेशनल इनकम का कितना पोर्शन है वो वहाँ के सिटीजन्स हैं खर्च कर देते हैं, मार्जिनल चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। तो इस तरह जो कंजम्पशन का हो गया, और कंजम्पशन के बाद आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी 2 फैक्टर्स के ऊपर डिटर्मिन करती है। फर्स्ट वन इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, नंबर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीनिंग हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, उससे हमको कितनी इनकम मिल रही है। तो इसको 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड माना जाता है। फर्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। जब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कैपिटल है हमको कितना अर्न कर दे सकती है, उसके प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर में हमको क्या एक्सपेक्टेड है कि हमको इनकम अर्न कर देगी, इसको हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड कहते हैं। नंबर 2 सप्लाई प्राइस। जो सप्लाई प्राइस है इसका मीनिंग है जो मेरे पास कैपिटल है, जो मशीनरी है, जब मैं मार्केट में नई मशीनरी लाऊंगी तो उसकी प्राइस क्या है, मीनिंग कंपैरिजन। जो मेरी आज की कैपिटल है वो फ्यूचर में मुझको कितना यील्ड दे सकती है। तो जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब हम कैपिटल है, मनी है, उसको लोन पर लेते हैं तो लोन पर लेने पर हमको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब एक एंटरप्रेन्योर है इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो क्या करते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करता है। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो वो इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करेगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जे भी 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सप्लाई ऑफ मनी एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस। सप्लाई ऑफ मनी कि पूरी मार्केट में मनी सप्लाई कितनी है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, टोटल सप्लाई ऑफ मनी मीनिंग हमारे पास कितनी करेंसी M1, M2, M3, M4 जितनी भी मनी की सप्लाई है हम इसको इंक्लूड करते हैं। अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। नंबर 2 लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन्स कैश में आपके पास कितनी मनी पड़ी है। जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मीनिंग आप अपनी डेली की नीड्स हैं इनको मीट करने के लिए मनी को अपने पॉकेट में रखते हो, मीनिंग अपने घर में भी रख रहे हो, पॉकेट में भी रख रहे हो। वो क्या है, हमारी बेसिक नीड्स को, हमारी डेली के एक्सपेंडिचर को, हमारी डेली के ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए है। तो ये होगी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कि एक इकोनॉमी के लोग कितना कैश रखना प्रेफर कर रहे हैं, कितने लिक्विडिटी को प्रेफर करते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन मोटिव है ये किसका फंक्शन होती है, इनकम का होती है। देन प्रिकॉशनरी मोटिव, इसके अलावा हम अनसर्टन फ्यूचर के जो नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए कुछ मनी अलग से रखते हैं प्रिकॉशन के लिए, तो उसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। और थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, जो बिजनेस के लिए होता है। जब हम कहते हैं इस मार्केट में से अगर हम प्रोडक्ट को परचेज करके सेकंड मार्केट में बेचते हैं जहां पर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वो क्या हो गया, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो गया। तो इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। जो ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव है जे इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी जे डिपेंड करती है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जिसके साथ बनती है एग्रीगेट डिमांड। एंड नंबर 2 जो हमारा था एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई है, पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है,
फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट क्या है? 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। अगर फैक्टर कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लिए फैक्टर्स क्या है? एक कॉस्ट का भी काम करते हैं, तो वो सप्लाई करने के लिए कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी देखेंगे। अगर उनको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रोडक्शन करना प्रेफर करेंगे, तो चाहे कॉस्ट इंक्रीज करती जाए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर भी प्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या करती है? फैक्टर कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह नेशनल इनकम है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अफेक्टेड डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम इसको टेबल एंड डायग्राम थ्रू डिटर्मिन करेंगे कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटर्मिन होता है इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू केन्स। अब केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो वो जो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे डिटर्मिन होता है, तो इसका हम टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इधर हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट इन लैक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई in terms of rupees crore and aggregate demand also in terms of rupees crore। इधर हम लेते हैं trends in employment। तो मान लो एक इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी में टोटल 70 लाख पर्सन्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि जो एम्प्लॉयड हैं, हम कह रहे हैं जो काम कर सकते हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 70 लाख हो सकती है। तो इस तरह ट्रेंड कैसे होगा? अगर हम इकोनॉमी में किसी को भी एम्प्लॉयमेंट ना दें, एम्प्लॉयमेंट जीरो है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? जे भी होगी जीरो। एंड अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, हमारी कोई भी इनकम नहीं है, क्या हम अपनी बेसिक नीड्स जो फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर है, क्या इसको फुलफिल नहीं करेंगे? तो एटलीस्ट मिनिमम डिमांड जरूर होती है, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी कहते हैं। लेट्स सपोज ये कितनी है? 60 करोड़ की है। तो इसका ट्रेंड क्या होता है एम्प्लॉयमेंट में? राइज, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड है, सप्लाई नहीं है। तो इस तरह एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो इस तरह एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, 10 लाख पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो जब एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो एग्रीगेट डिमांड पहले 60 थी, अब 10 लाख पर्सन्स हैं, वो कितनी प्रोडक्शन करते हैं? 60 करोड़ की प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर देते हैं। अगर जो एम्प्लॉयमेंट मिली है इनको वेजेस भी मिलेंगी, इसके साथ इनकी इनकम इंक्रीज होगी एंड वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर देंगे। तो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है टू 100 करोड़। अब एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट में ट्रेंड क्या होगा? राइज का। अब क्या होते हैं? 20 लाख पर्सन्स हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो जब 20 लाख मिल गई, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होगी एंड विद दिस एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो जो पहले 60 थी अब 90 करोड़ की हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन में डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। इसीलिए 10 से 20 होने पर 60 से 120 नहीं हुई, जी होगी 90 लाख। एंड एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं जितनी इनकम इंक्रीज हुई है। लेकिन स्टिल एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट में ट्रेंड होगा राइज का। सो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज टू 30 लाख एंड एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज टू 120 करोड़ एंड aggregate demand also increased to 140 crore. Here aggregate demand is also greater than the aggregate supply, so trend in employment is rise. Here 40 लाख पर्सन्स हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। सप्लाई इंक्रीज टू 150 करोड़ एंड डिमांड इंक्रीज टू 160 करोड़। ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इज राइज एंड इसके साथ ही 50 लाख पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब इसके साथ 180 करोड़ की सप्लाई हो जाती है और डिमांड भी कितनी है? 180 की। हियर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाती है तो क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है।
केन्स ने इसको अफेक्टिव डिमांड कहा है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो जो इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है हमारी इकोनॉमी में कितने परसेंट है 70 लाख, लेकिन 50 लाख पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो केन्स कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, इकोनॉमी में जब भी इक्विलिब्रियम होगा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल है। अगर हम इसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं 60 लाख पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होकर 210 करोड़ की हो जाती है एंड डिमांड इंक्रीज होती है। इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे पहले होती थी, क्योंकि बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, इसीलिए अब जे 190 की हो जाती है। हियर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड, सो ट्रेंड्स इन द एम्प्लॉयमेंट इज फॉल। तो अगर हम आगे भी 70 लाख पर्सन्स हैं तो 70 लाख को काम देते हैं, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होकर 240 पर आ गई, डिमांड स्टिल 200 पर है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाती है? डिमांड से ज़्यादा हो जाती है और जो ट्रेंड है वो क्या होता है? फॉल होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? अब अगर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्शन क्या होती है? ओवर प्रोडक्शन कहलाती है, जिस वजह से डिप्रेशन की सिचुएशन भी आ सकती है। अगर हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम हो तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हम एक्स एक्सिस पर लेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड वाई एक्सिस पर लेंगे एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स। जो एग्रीगेट डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई, तो पहले हम सप्लाई कब बनाते हैं? जो सप्लाई है वो 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट हो रही है। अगर हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगी? 0 होगी। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है वैसे ही प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है। तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या करती है? पहले इंक्रीज करती है, लेकिन अगर हम सब फुल एम्प्लॉयमेंट तक सबको एम्प्लॉयमेंट दे दें तब तक तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होता है? जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो पाती, इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाती है? वर्टिकल कर्व बन जाती है, जिसमें अब प्राइस लेवल ही इंक्रीज होगा, ना कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। एंड जो एग्रीगेट डिमांड है जी 0 से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम इकोनॉमी में डिमांड कर ही रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? पहले इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करती है, फिर डिमिनिशिंग रेट पर हो जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है, तो ये बन गई एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो इस लेवल पर है, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया? पहले ही आ गया, तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर OY पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन स्टिल फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए OY1 एम्प्लॉयमेंट चाहिए था। जी लोग क्या है? अनएम्प्लॉयड हैं। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है वहाँ पर अफेक्टिव डिमांड होती है, वहीं पर ही जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वो होता है। तो जो इक्विलिब्रियम है ये कौन सा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो केन्स इसको कहते हैं कि एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, इन इकॉनमीज में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना चाहते हैं तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होगा, तब जाकर फुल एम्प्लॉयमेंट है वो अचीव होगी। तो केन्स की थ्योरी जो एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन करती है यही डिफाइन करती है कि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएगी वहीं पर इक्विलिब्रियम है क्रिएट हो जाएगा। विद दिस केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कि हम कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर पाएंगे, और उसके बाद हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।